मैकियावली को आप सभी लोग जानते भी हैं, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आपकी जो क्लासेज हुई थी, एमए में आपने पढ़ा होगा, बीए में आपने पढ़ा होगा। और हर बार नेट के एग्जाम में मैकियावली से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता होगा। मैकियावली उन थिंकर्स में से हैं जिनका नाम पॉलिटिकल साइंस में बड़े अदब से लिया जाता है, यानी कि बहुत मान सम्मान और इज्जत से जो है इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिकल थॉट में या पॉलिटिकल फिलोसफी में, वो बहुत लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन है। किसी एक थिंकर की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को एक नए सिरे से शुरू करना, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया पैदा करना और पॉलिटिक्स को समझने के लिए एक नजरिया देना, इस चीज के लिए निकोलो मैकियावली जो हैं वो हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो हैं इस चीज को जरूर समझें कि निकोलो मैकियावली का कंट्रीब्यूशन क्या है। लीजिए, देखिए, मैकियावली का जो जन्म है, मैकियावली के बारे में जब आप पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उनकी लाइफ के बारे में सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। तो इनका जन्म जो है वो 1469 में फ्लोरेंस नाम की एक जगह है इटली के अंदर, यानी कि एक सिटी है या आप कह सकते हैं एक स्टेट है, वहां पे इनका जन्म हुआ है। ठीक है। और फ्लोरेंस सिटी जो है उस समय पे, जब मैकियावली का जन्म हुआ, फ्लोरेंस सिटी उस समय पे इटली के अंदर रेनेसेंस का गढ़ होता था। रेनेसेंस का जो है वो गढ़ हुआ करता था कि वहां पे वो सेंटर पॉइंट था। ठीक है। वही एक सेंटर था जहां पे मैकियावली जो है पैदा हुए थे, और वहीं पे पूरी की पूरी जो प्रोटेस्ट चल रही थी, जिसको आप पुनर्जागरण काल कह सकते हैं। ठीक है। तो पुनर्जागरण का मतलब ये होता है कि जो पुरानी पॉलिटिकल थिंकिंग है, यानी कि मेडिवल टाइम से पहले की एंशियंट पॉलिटिकल थिंकिंग जो है, जिसमें एरिस्टोटल आते हैं, प्लेटो आते हैं, सोक्रेटिस आते हैं। ठीक है। इन लोगों की जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी उसको एक बार फिर से जीवित कर देना, एक बार फिर से उसको जो है समझना। ठीक है। तो ये कई बच्चे परेशान कर रहे हैं। तो मैकियावली ने जो है यहाँ पे जो फ्लोरेंस सिटी के अंदर जो अपना काम शुरू किया था, तो उस समय पर ये काम करते थे वहां पे। मैकियावली ने जब काम शुरू किया वहां पे, तो शुरुआत इन्होंने की थी क्लर्क से, कि क्लर्क थे ये, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके सेकंड सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं। यानी कि बहुत मेहनती थे, काफी वर्क किया, काफी काम किया वहां पे रह करके। तो इन्होंने जो अपनी स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग वर्क एज पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट की शुरुआत की थी इन्होंने 1494 में, यानी कि एज ए सिविल सर्वेंट जो है, जैसे हम आज के समय पे देखते हैं ना ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो इन्होंने शुरुआत की थी 1494 में। ठीक है। एज ए डिप्लोमेट इन्होंने काम शुरू किया। ठीक है। यानी कि एक डिप्लोमेटिक मिशन होता था, इनको डिप्लोमेट के तौर पे, राजदूत के तौर पे दूसरे देशों में भेजा जाता था, और वहीं पे ये काम करते हैं जाकर के। ठीक है। काफी मतलब कि कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं ये, यानी कि काफी योग्य कुशल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। ठीक है। इनकी ये था कि इनको बड़ा नाम, जैसे हम कौटिल्य का नाम लेते हैं ना, कि भारत के अंदर जो है वो विदेश नीति के बारे में, विदेश संबंधों के बारे में बताने के लिए अगर किसी का सबसे बड़ा नाम आएगा तो वो कौटिल्य का आएगा एंशियंट टाइम में। ठीक है। इनकी जो थिंकिंग थी वो कंप्लीटली रियलिस्टिक थिंकिंग है, यानी कि यथार्थवादी विचारक हैं। ये जो छोटी छोटी बातें आ रही ना, यही बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आपका पेपर फैक्चुअल हो जाए। इस बार का मैंने पेपर देखा है, सिर्फ 2 वाला पेपर मैंने अभी तक देखा है। पेपर देखने से ये तो अनुमान हो गया कि पैटर्न एनटीए ने बदल दिया है, आपको तैयारी का लेवल भी बदलना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमने सोचा है कि हम और थोड़ा सा एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी हमें। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसलिए नोट की हैं कि एक डिप्लोमेट थे, एबल, काफ़ी कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे, कंप्लीटली रियलिस्टिक थिंकर हैं। ठीक है।
और अपनी मेथडोलॉजी का जो यूज करते हैं अपनी स्टडी में, वो इंडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। याद रखिए, अपनी मेथडोलॉजी में जब ये यूज करते हैं इंडक्टिव मेथड, यानी कि ये आगमनात्मक पद्धति का यूज करते हैं। ठीक है, इन्हीं के जैसे पद्धति कौन यूज कर रहा था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल भी आगमनात्मक पद्धति इंडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। प्लेटो किसका यूज करते हैं? डिडक्टिव मेथड का, निगमनात्मक का। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। जब ये काम कर रहे थे फ्लोरेंस सिटी में, इटली के अंदर, तो वहां पे रिपब्लिक गवर्नमेंट होती थी। ठीक है, रिपब्लिक गवर्नमेंट के अंडर रह करके ये जो है एज ए डिप्लोमेट काम कर रहे थे। लेकिन एट दैट टाइम रिपब्लिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया। ठीक है, रिपब्लिक गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया जाता है 1512 में। ठीक है, 1512 ईस्वी में जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया, वहां से सरकार चली गई। और सरकार जाते ही नई सरकार बनती है, और नई सरकार बनती है मोनार्की, यानी कि वहां पे राजतंत्र स्टेब्लिश हो जाता है, मोनार्की गवर्नमेंट जो हो वो बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस मोनार्की गवर्नमेंट में जो जो मेडिकी फैमिली है, मेडिकी फैमिली जो उसका शासन शुरू हो जाता है, मेडिकी फैमिली का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी, मेडिकी फैमिली जो मोनार्की थी, मोनार्की किसके अंडर आती है? मेडिकी फैमिली के अंडर। ठीक है, और मैकियावेली को जो है वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, मैकियावेली जो है गिरफ्तार हो गए, क्योंकि वो किसके अंदर काम कर रहे थे? रिपब्लिक गवर्नमेंट के अंदर। और रिपब्लिक गवर्नमेंट के अंदर काम करते हुए हर नई सरकार को ये लगता है कि पुराना वाला जो हो पिछली सरकार का वफादार है, इसलिए हम जो है उसको नहीं रखेंगे। ठीक है, और लेकिन बात ये थी कि मैकियावेली को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनको छोड़ दिया गया बाद में। किस कंडीशन पे उनको रिलीज कर दिया गया? सिर्फ एक कंडीशन दे करके कि वुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, कि वो कभी भी जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, यानी कि राजनीतिक गतिविधियों में वो कभी भी दिखाई नहीं देने चाहिए। इस शर्त पे उनको छोड़ दिया गया। मैकियावेली समझदार था, मान गया उनकी बात को, ठीक है मैं नहीं रहूंगा। तो मैकियावेली ने क्या सोचा कि इससे अच्छा है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी तो है नहीं, तो कम से कम हम जो है अपना समय जो है उसने लिखने में अपना समय निकाला फिर। यानी कि वो क्या है कि स्पेंट ऑल हिज टाइम राइटिंग्स, यानी कि पूरा का पूरा समय जो है फिर उसका लिखने में जाता है। सारी सारी चीज़ें जो है वो लिखने में निकालते हैं फिर। अभी क्या था, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी इस समय पे, किताब का नाम था द प्रिंस। ठीक है, किताब लिखी उन्होंने द प्रिंस। ठीक है, 1513 में लिखते हैं, 1513 में जो है वो एक किताब लिखते हैं द प्रिंस। और ये सबसे मोस्ट फेमस बुक जो है इनकी, द प्रिंस जो है वो मानी जाती है कि सबसे मोस्ट फेमस। अगर मैकियावेली को जाना जाता है तो उनकी इस बुक के लिए जाना जाता है। और इस बुक को जो है ये चीज़ें नोट करने की, आप ध्यान रखिएगा, डेडिकेटेड दिस बुक टू लॉरेंस डी मेडिकी। इस बुक को जो है ये लॉरेंस डी मेडिकी को डेडिकेट करते हैं, जो कौन थे? गवर्नर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो गवर्नर हैं उसको जो है ये डेडिकेट करते हैं। और इसका जो आइडियल लीडर था, ठीक है, इसका जो आइडियल लीडर था वो था सीजर द बोर्जिया। सीजर द बोर्जिया जो है वो इसके अंदर कैरेक्टर के तौर पे लिया गया। यानी कि इन्होंने जो ये किताब लिखी ना, वो किससे प्रभावित होकर के लिखी? सीजर द बोर्जिया से। यानी कि इन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, इनके विचारों से रिलेटेड जो एक किंग था वो था सीजर द बोर्जिया, जो फ्रांस का एक लीडर हुआ करता था। ठीक है, फ्रांस के अंदर जो रूल करता था। ठीक है, और अपनी किताब को लॉरेंस डी मेडिकी को ये डेडिकेट करते कि मैं उनको देना चाहता हूँ ये किताब। ठीक है, दिस बुक इज कीप्ट इन द कैटेगरी। तो इस कैटेगरी को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं इस किताब को कि हम क्या कहें। ठीक है, पेपर में आता है, आप कभी भी याद रखिएगा, पेपर में आता है कि कॉल्ड ए स्टेट क्राफ्ट बुक। ये पेपर में लाइन आती है आपकी कि इस बुक को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो ये बुक जो है मिरर ऑफ द प्रिंस, ये भी कैटेगरी कही जा सकती है, कॉल्ड ए स्टेट क्राफ्ट बुक भी कही जा सकती है, हैंड बुक भी इसको बोला जा सकता है, हेल्प बुक भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ से कोई भी टर्म जो है आपके पेपर में आने की संभावना बनेगी। तो ये वाला जो इनकी लाइफ का जो ये पार्ट हमने समझा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। और फिर हमें लगता है कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इस बार बहुत 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। ठीक है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, उसके चैप्टर पूछ लिए, बताइए उसके चैप्टर क्या हैं। ठीक है, तो ये तो हमें भी नहीं पता था, सच बता रहा हूँ, ये उसको पता होंगे जिसने पढ़ रखा है। असल में वो पूछते क्या है, मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही है। पिछली बार भी उन्होंने 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे थे, इस बार भी उन्होंने पूछे हैं, इस बार थोड़ा लेवल और भी हाई कर दिया। तो मुझे लग रहा है पेपर का लेवल जो है वो बढ़ता जाने वाला है। उसी हिसाब से मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। कोशिश करिए, ये जितनी किताबें हम आपको बताते हैं, आपको पर्सनली कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने द प्रिंस बताई अभी, द प्रिंस का बुक रिव्यू पढ़िए।
द प्रिंस का रिव्यू पढ़िए, कि द प्रिंस बुक का रिव्यू अगर किसी ने लिख रखा है, ठीक है, वो रिव्यू पढ़िए, उसके अंदर बताया जाता है, वो चीजें पूछ रहे हैं वो, कि आपने बुकों के रिव्यू पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। मेरी थिंकिंग ये कहती है कि वो यही चीज पूछने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं पूछना चाहते कि आपने पूरी किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी, नहीं। नेट का पेपर है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके अंदर आपकी काबिलियत नहीं देखी जा रही, सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी देखी जा रही कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, बस इतना देख रहे हैं वो। तो इसलिए इनके बुकों के रिव्यू पढ़िए, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी है इनकी किताबों के नाम, आप जो दो फेमस बुक हैं, द डिस्कोर्सेज इनकी फेमस बुक है, द आर्ट ऑफ वार इनकी फेमस बुक है, ठीक है। आगे भी इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा। मैकियावेली लाइक दैट ही वुड बी इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट अगेन। देखिए, गवर्नमेंट से निकाला गया उनको, 1512 में जो है सरकार पलटती है, ठीक है, और उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है मेडिकी फैमिली के द्वारा, लेकिन इसको छोड़ दिया गया। लेकिन मेडिकी फैमिली को ये जरूर मालूम था कि ये बहुत ही कुशल व्यक्ति है, ठीक है, ये एक कैपेबल व्यक्ति है, मेहनती व्यक्ति है, ऐसे लोगों की जरूरत रहती है हर किसी को, ठीक है। तो मैकियावेली को ये देखते हुए मेडिकी फैमिली ने वापस बुला लिया और अपने लिए जॉब पर रख लिया, ठीक है। तो इनको इंक्लूड कर लिया गया गवर्नमेंट में, कि आप हमारी गवर्नमेंट में रहिए और काम करिए हमारी गवर्नमेंट के साथ मिल करके, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था, उनको लग रहा था कि मैकियावेली को लग रहा था कि वो दोबारा नहीं आ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसको दोबारा ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा। तो ऐसा हुआ कि आफ्टर दैट इन 1515 ही वाज इंक्लूड इन द गवर्नमेंट, ठीक है। दोबारा से उनको गवर्नमेंट में शामिल किया गया मेडिकी फैमिली के द्वारा 1515 में, ठीक है। और 1527 में देखिए कहानी क्या घूमती है, 1515 में रहे ये, ज्वाइन किया इन्होंने, 1527 में एक बार फिर से गवर्नमेंट फिर से ओवरथ्रो कर दी गई, जो मेडिकी फैमिली का शासन है उसको हटा दिया गया। वंस अगेन देयर वाज ए चेंज ऑफ पावर इन फ्लोरेंस, एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और फ्लोरेंस के अंदर एक बार फिर से नई सरकार बनती है। और इस बार एक बार फिर जिस गवर्नमेंट को 1512 में हटाया गया था, रिपब्लिकन गवर्नमेंट दोबारा से सत्ता हासिल कर लेती है, पावर को कंकर कर लेती है, और मैकियावेली को जो है एक बार फिर से अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाता है। लेकिन काफ़ी काम कर चुके थे तब तक तो, ठीक है, शासन में रह चुके थे, अब की बार बेशक जॉब से निकाल दिया गया। लगभग साल भर बाद, एक साल के बाद में जो है इनकी डेथ हो जाती है, ही डाइज इन 1528, ठीक है, 1528 में इनकी डेथ हो गई। लॉर्ड मैकाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लॉर्ड मैकाले ने इनके बारे में कहा कि मैकियावेली से बदनाम विचारक दुनिया में नहीं है, यानी कि लॉर्ड मैकाले जो है वो इनके आलोचक हैं, कि मैकियावेली से बदनाम विचारक दुनिया में नहीं है, ठीक है, उनके कोटेशन है, याद रखिएगा। इनकी बुक्स के बारे में थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं इनकी बुक्स को, ये मैंने ऐड करना पड़ा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मेरे बस की होंगी मैं ऐड करता रहूँगा, जो चीज़ें आपको पढ़ने के लिए होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए द प्रिंस बुक है इनकी, द प्रिंस बुक पब्लिश इन्होंने लिखी तो थी 1513 में, लेकिन ये पब्लिश होती है, कभी आपसे पेपर में पूछ लेते कि द प्रिंस बुक पब्लिश कब हुई, तो 1532 में पब्लिश हुई थी। टोटल चैप्टर कितने इसके अंदर, 26 चैप्टर हैं, ठीक है। इन 26 चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में, यानी कि 4 तरह की बातें हैं इसके अंदर। पहला जो पार्ट है वो पार्ट है मोनार्की का, यानी कि पहले पार्ट में मोनार्की के ऊपर बात हुई, यानी कि राजतंत्र क्या चीज़ है उसके ऊपर। और इस मोनार्की को जो है चैप्टर 1 to 11 तक डिफाइन किया गया है, कि चैप्टर 1 से लेकर 11 तक इसके अंदर जो है मोनार्की के ऊपर इनके विचार हैं। और यहाँ पे ये बात करते हैं, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपलिटीज ऑफ और स्टेट, यानी कि जो अलग अलग तरीके के जो स्टेट हैं या जो रियासतें हैं, प्रिंसिपलिटीज का मतलब वो चाहे रियासतें, जो रियासतें हैं और जो स्टेट हैं उनके ऊपर बात करते हैं, कि भाई एक 1 से 11 तक के पार्ट में जो है इन्होंने पूरा डिस्कस किया है कि प्रिंसिपलिटीज क्या होती हैं, स्टेट क्या होता है, स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ था, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। दूसरा जो इनका भाग है, सेकंड जो पार्ट है इसका, वो है आर्मी से रिलेटेड, रिलेटेड टू आर्मी, ठीक है। यानी कि आर्मी की बात करते हैं बाई रेंट और नेशनल आर्मी, दो तरीके की आर्मी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक तो रेंट पे ली गई आर्मी होती है, एक होती है नेशनल आर्मी, राष्ट्रीय सेना जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे है इनकी चैप्टर 12 से 14 तक, चैप्टर 12 से 14 तक इन्होंने अपनी बातें कही हैं।
और इसके अंदर ये बात करते हैं डिफरेंस टाइप ऑफ मिलिट्री एंड द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ए प्रिंस एज मिलिट्री लीडर, यानी कि डिफरेंट टाइप की आर्मी जो मिलिट्री है वो कौन कौन सी है, और एक प्रिंस जो है वो मिलिट्री लीडर कैसे बन सकता है, कैसे प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, एज ए लीडर प्रिंस एज ए मिलिट्री लीडर कैसे एक आर्मी को लीड कर सकता है, उसके बारे में बात की गई है। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है पॉलिटिकल थॉट्स एंड आइडिया। इसमें द प्रिंस में इसके पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं और आइडियाज़ क्या हैं, यानी कि यहाँ थर्ड पार्ट में जाकर के ये सलाह देना शुरू करता है, जहाँ पे ये बात करता है चैप्टर 15 to 23 तक। ठीक है, 15 से 23 तक जो पॉलिटिकल थॉट एंड आइडियाज जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, और डिस्कस करता है, डिस्कस द कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द प्रिंस, यानी कि यहाँ पे ये बताता है कि एक प्रिंस का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रिंस का मतलब एक राजा का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, क्या व्यवहार करेगा वो, उसके चरित्र की क्या बातें होंगी, वो सोसाइटी में किस तरीके से सोसाइटी को देखेगा और सोसाइटी में कैसे काम करेगा। ठीक है, उसके राजनीतिक समझ कैसी होगी और राजनीति को किस तरीके से लेकर के चलेगा, वो सब चीज़ें जो पार्ट 3 में है पॉलिटिकल थॉट एंड आइडियाज़ के अंदर। डिस्पैरिट्स ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन, फोर्थ पार्ट जो हो उसके अंदर है डिस्पैरिट्स ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी कि पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या होती हैं। ठीक है, उसके बारे में है, और ये है चैप्टर 24 to 26। इसका जो लास्ट का चैप्टर है 26 नंबर चैप्टर जो है, द फाइनल चैप्टर इज ए प्ली फॉर द मेडिकी फैमिली टू सप्लाई द प्रिंस हु विल लीड इटली आउट ऑफ ह्यूमिलेशन, यानी कि ये कहता है कि किसी एक राजा के बारे में बात कर रहा है कि कोई एक ऐसा राजा। ठीक है, फाइनल चैप्टर जो वो कहता है कि किस तरीके का एक राजा होगा। ठीक है, और फॉर द मेडिकी फैमिली में किस तरीके का राजा होना चाहिए जो कि इटली को फिलहाल की जो कंडीशन है, जो खराब कंडीशन है फिलहाल में इटली के अंदर, उन कंडीशन से बाहर निकाल सकता है, उनके बारे में बात करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रिंस के बारे में बातें हैं, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंट किताब है तो हम एक ही किताब के बारे में ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और एक बार इस किताब का बुक रिव्यू जरूर पढ़ लें, कहीं से भी उठा करके, कहीं से भी किसी का भी पढ़ लेना, उसमें से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इनकी इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट बुक की अगर आप बात करेंगे तो द डिस्कोर्सेज 1516 में लिखी गई थी, द आर्ट ऑफ वार 1520 में लिखी गई थी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1525 में लिखी गई थी, शायद एक बार क्रॉस चेक कर लेना कब लिखी गई थी। ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं जिसके बारे में आप लोगों ने समझा है। अभी ये तो थी इनकी पूरी लाइफ के बारे में बातें। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, इसके आगे हम जो है समझेंगे सारी चीज़ों को, लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल फिलोसफी, इसकी पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने से पहले हमें एक बार जो है उस समय पे मैकियावेली के समय पे जो कंडीशन थी, ठीक है, मैकियावेली का जो समय है, यानी कि जैसे कि आज हम रहते हैं और आज की जो कंडीशन है, इसी तरीके से मैकियावेली के समय पर भी जो है वो कुछ न कुछ कंडीशन रही होंगी। तो उन कंडीशन को समझ करके देखते हैं कि वो कंडीशन क्या रही है। ठीक है, उनको समझना जरूरी है इसकी पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने से पहले, यानी कि वो जो कुछ बातें कह रहा है, जो कोई बात बता रहा है, उन बातों का क्या महत्व है, उन बातों को समझने से पहले हमें एक बार ये जरूर जानना चाहिए कि उस समय की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो सोशल कंडीशन है, कल्चरल कंडीशन है, ठीक है, वो कैसी हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हैं इटली की या फिर यूरोप की, जो भी हैं। ठीक है, मैकियावेली को जो है हम ये भी देख सकते हैं, मैकियावेली इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ हिज इरा, यानी कि चाइल्ड ऑफ हिज एज भी कह सकते हैं कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। नोट कर लीजिए, ये जो कोटेशन यूज की गई है कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा है, तो नाम लिख लीजिए डनिंग। डनिंग, ठीक है, कोई भी थिंकर हो दुनिया का, एवरी थिंकर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज सम, यानी कि अपना जो समय होता है, उसका जो समय होता है वो अपने समय से इन्फ्लुएंस रहता है, उसके समय की जो घटनाएं घटती हैं इन्फ्लुएंस होता है। जैसे प्लेटो इन्फ्लुएंस था कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है सोक्रेटिस को जो है जहर का प्याला पिलाया गया था। ठीक है, तो प्लेटो से इन्फ्लुएंस था, अरिस्टोटल इन्फ्लुएंस था सोक्रेटिस से भी और प्लेटो से भी, उस समय की जो कंडीशन थी उन सभी से इन्फ्लुएंस था अरिस्टोटल भी। ऐसे ही मैकियावेली भी जो है अपने समय से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, हर एक थिंकर इन्फ्लुएंस हुआ।
दैट इज वाई ही इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ हिज एज। ठीक है, यही कारण है कि उसको अपने युग का शिशु कहा जाता है। क्योंकि एक चीज समझने की ये है कि मैकियावली ने जितना अपने युग को प्रभावित किया है, ये बात ध्यान रखिए, जितना मैकियावली ने प्रभावित किया है अपने युग को, उतना ही उसके युग ने भी जो है, यानी कि उसका इरा जो है, उसके इरा ने उसको प्रभावित किया है। यानी कि ये बीच में खड़ा है उस युग के और आने वाले समय के। ठीक है, यहीं से चेंज होता है पूरी दुनिया की पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, इसीलिए इनको जो है आधुनिक राजनीतिक विचारक का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक जो पॉलिटिकल थॉट है उसका फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, दैट इज वाई इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ हिज इरा। ठीक है, अब एक चीज समझिए, व्हाट इज मैकियावली एज। मैकियावली का काल क्या है, मैकियावली के समय पे या मैकियावली का जो इरा है, उसका युग जो है वो है क्या। हम कह तो रहे हैं कि उसके युग ने उसे प्रभावित किया। देखिए, इसका जन्म होता है 1469 में, डेथ होती है 1528 में। अब एक चीज समझिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 15th एंड 16th सेंचुरी का यूरोप है। ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दी के यूरोप की बात होगी, होगी जो भी होगी। और उसी समय इटली भी है, इटली की बात होगी, 15वीं 16वीं शताब्दी का जो इटली है उसकी बात होगी। यानी कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो यूरोप और एक इटली। 15th 16th सेंचुरी का यूरोप एंड इटली, इनकी बात हम करेंगे एट दिस टाइम। इस समय पर क्या है, सम इंसिडेंट्स वर हैपनिंग, कुछ घटनाएं घट रही थी उस समय पे। उस समय पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही थी जो कि चेंज की तरफ अग्रसर थी, चेंज की तरफ इशारा कर रही थी, इन सच ए वे दैट इट वाज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू एज। यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई दे रही थी जो ये कह रही थी कि इसके बाद में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। ऐसी कुछ घटनाएं घट रही थी मैकियावली के समय पे। ठीक है, तो ये घटनाएं क्या थी, तीन घटनाएं हैं जो इटली में भी हो रही थी और यूरोप में भी हो रही थी। देखिए, पहली घटना रेनेसेंस पीरियड। रेनेसेंस पीरियड का मतलब पुनर्जागरण का काल। इन होल ऑफ यूरोप एंड इटली, पूरे यूरोप में और पूरी इटली में, एम्फेसिस वाज द प्लेस्ड ऑन सेकुलरिज्म इंस्टेड ऑफ अदर वाइल्ड वर्ल्डली। हो क्या रहा था उसमें, पूरे यूरोप में जो है एक चीज चल रही थी कि दो चीजें होती हैं, एक होती है पारलौकिकता। पारलौकिकता यानी कि इस लोक के परे। पारलौकिकता का मतलब होता है इस लोक से परे, यानी कि इस धरती से परे। और एक होता है इहिलौकिकता। इहिलौकिकता का मतलब है कि इस लोक के ऊपर। ये दो चीजें हैं, सेकुलरिज्म इंस्टीड ऑफ अदर वर्ल्डली। यानी कि इसके ऊपर कंप्लीटली बल दिया जा रहा था, किसके ऊपर, सेकुलरिज्म के ऊपर। यानी कि पारलौकिकता को नहीं मान रहे थे लोग। लोग कह रहे थे कि भाई हम जो इस जमीन पे रहते हैं यहीं पे है जो कुछ है। कुछ लोग कहते थे, जो मेडिवल एज था उस समय पे, चर्च कहता था, पोप कहता था कि भाई ईश्वर है और वो जो है इहलोक के अंदर, सॉरी परलोक, परलोक के अंदर है। ठीक है, स्वर्ग है, वहां पे है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो लोग कह रहे थे कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ कंडीशन खराब है, भगवान होता तो फिर हमारी कंडीशन खराब नहीं होती। ठीक है, ये डिबेट चल रही थी उस समय पे जबरदस्त वाली। इसके खिलाफ में बड़े मूवमेंट चल रहे थे। तो यहाँ पे व्यक्ति के जो है, हेयर इंस्टीड ऑफ द religious life of person, more focus was given on his social, political and cultural life। यानी कि उस समय पे व्यक्ति का जो धार्मिक जीवन है, व्यक्ति की जो रिलीजियस लाइफ है, धार्मिक लाइफ है, उसके ऊपर इतना फोकस नहीं था कि भी उसकी धार्मिक लाइफ कैसी है, कैसी होनी चाहिए और कैसी होगी और कैसी रही है। इन चीज़ों पे फोकस नहीं दिया जा रहा था। फोकस हो रहा था उस समय पे व्यक्ति की सोशल लाइफ पे, कि उसका सामाजिक व्यवहार कैसा है, उसकी सामाजिक जिंदगी कैसी है, उसकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी चल रही है, उसकी कल्चरल लाइफ कैसी चल रही है। इन चीज़ों के ऊपर फोकस था, रिलीजियस लाइफ को इग्नोर किया जा रहा था उस समय पे। ठीक है, तो रेनेसेंस टाइम वो ये है कि जहाँ पे आप जो है पुरानी जो थिंकिंग है,
उसके दोबारा से स्टडी करने की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा चल रहा था रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये भी इटली में और यूरोप में दोनों जगह पे चल रहा था। ठीक है, इसका जो एम था, धर्म सुधार आंदोलन का जो उद्देश्य था, वो ईसाई धर्म की जो स्पिरिचुअल इवल्स हैं, स्पिरिचुअल इवल्स जो हैं, यानी कि आध्यात्मिक बुराइयां जो हैं, ठीक है, क्रिश्चियन धर्म की जो आध्यात्मिक बुराइयां, उनके खिलाफ ये मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, उनको जो है खत्म करना था कि भाई धार्मिक बुराइयों को खत्म किया जाए, धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं। और इस आंदोलन को लीड कर रहे थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो हैं वो इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट नो मीडिएटर पोप इन नीड टू कनेक्ट विद गॉड। उसने कहा कि देखिए, हमारे बीच में अगर भगवान है तो भगवान तक हमारी बात पहुंचाने के लिए, या भगवान को हमसे मिलने के लिए, या भगवान की पूजा करने के लिए हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। कोई बीच वाला नहीं चाहिए, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए हमें कि कोई पोप नाम का व्यक्ति होगा वो बाइबल पढ़ेगा तब हमारी बात वहां तक पहुंचेगी। ठीक है, जैसे आज के समय पे कहने लग जाए कि भाई कोई जो है मंदिर का पुजारी या उलेमा या मौलवी या कोई पादरी, ठीक है, ये लोग जो हैं धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे और ये धर्म की बात जो है, हमारी बात जो भगवान तक पहुंचाएंगे। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मार्टिन लूथर ने कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। व्यक्ति जो है व्यक्ति जो है वो खुद बाइबल को पढ़ेगा, खुद वो शुड रीड बाइबल हिमसेल्फ। ठीक है, पर्सन शुड रीड द बाइबल हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद अपनी बाइबल को पढ़ेगा और खुद भगवान से डायरेक्ट जो है उसकी बात हो जाएगी अगर होनी होगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात चल रही थी। तो मार्टिन लूथर किंग जो बहुत बड़े व्यक्ति हो गए थे उसमें पे। ठीक है, तो एक मूवमेंट ये चल रहा है। तीसरी बात चल रही थी फ्रेगमेंटेशन ऑफ इटली। इटली जो है वो टूट चुका था उस समय पे, यानी कि इटली जो है उस समय पे इन द 15th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेट्स। इटली के 5 हिस्से हो चुके थे, यानी कि वो 5 राज्यों में डिवाइड था इटली, जिसमें आप नाम देख सकते हैं नेपल्स, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस एंड रोमन चर्च। ये 5 स्टेट थे जिसके अंदर इटली जो है डिवाइड हो रखा था। आपको याद रखने पांचों के नाम। पांचों के नाम जो है आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, जिस तरीके से पेपर बन रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन समस्या ये हो रही थी कि जैसे इटली तो 5 भागों में टूट चुका है, लेकिन उसके जो पड़ोसी राज्य हैं, अन्य जो राज्य हैं, जैसे कि ब्रिटेन है, स्पेन है, ये मजबूती को हासिल कर रहे थे, मूविंग टूवर्ड्स बिकम नेशन स्टेट, यानी कि ये जो हैं ये राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट बनने की तरफ बढ़ रहे थे कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर जो है इनको लीड कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रूलर के अंदर रहते हुए ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो देश हैं वो आगे बढ़ रहे थे, जबकि इटली जो है वो टूट चुका था और 5 हिस्सों में टूटा हुआ था, नेपल्स, मिलन, वेनिस, फ्लोरेंस और रोमन चर्च में। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं हैं, दीज आर सम ऑफ द इंसिडेंट्स दैट लेफ्ट ए डीप इम्पैक्ट ऑन मैकियावेली एंड वर क्लियरली सीन इन हिज पॉलिटिकल फिलोसफी। तो ये कुछ घटनाएं थी जिसका कंप्लीटली इफेक्ट जो है वो गहरा इफेक्ट जो है या गहरा प्रभाव आप इसको कह सकते हैं जो मैकियावेली पे छोड़ रहे थे। मैकियावेली के आपको पॉलिटिकल थिंकिंग में भी जो है ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है ये था इनका मतलब कि मैकियावेली का एक पार्ट। ठीक है, मैकियावेली की जो थिंकिंग है, मैकियावेली के बारे में जो बातें हैं, मैकियावेली के जो पॉलिटिकल वर्क हैं, उन चीज़ों के बारे में। तो आपको ये चीज़ें कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लेनी है और ध्यान रखनी है। ठीक है।